वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हमारे पास है इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हिस्ट्री है नेपाल की, क्या ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है, किस कारण हुआ है और इंडिया को अब क्या स्टैंड लेना चाहिए इस बॉर्डर डिस्प्यूट पे। दूसरी चीज़, अभी आपने अगर न्यूज़ सुना होगा रिसेंटली, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल। ठीक है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने नेपाल में कोरोना वायरस फैलाया है। दूसरा स्टेटमेंट था उनका, इंडियन कोरोना इज मोर लीथल। इंडियन कोरोना इज मोर लीथल, लीथल मतलब खतरनाक। तो इंडिया का जो कोरोना है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्या अमेरिका का कम खतरनाक है? तो उन सारी चीज़ों के ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। द मोस्ट डिटेल वीडियो एवर फॉर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। तो स्टे ट्यून गाइस फॉर मोर अपडेट्स। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, क्या है हिस्ट्री इस नेपाल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो नेपाल जो है वो एक बफर देश है। बफर देश का मतलब होता है इधर एक बड़ा देश है चाइना और इधर एक बड़ा देश है हमारा प्यारा इंडिया। दूसरी चीज़, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब चारों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है। अब देखिए, पहले क्या होता था, यहाँ पे गोरखा शासक राज करते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे। इसमें इन्होंने क्या किया, सिक्किम में कब्जा कर लिया। इधर इन्होंने अवध रीजन पे कब्जा कर लिया जिसको हम तराई रीजन भी बोल सकते हैं। इधर इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन कवर कर लिया, नीचे गढ़वाल रीजन कवर कर लिया। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिला के आज के टाइम पे उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सतलज नदी थी और यहाँ पे तीस्ता नदी थी। तो पहले जो नेपाल था वो इस सतलज से इस तीस्ता नदी के बीच का माना जाता था। तो गाइस आप देखिए कितना बड़ा एरिया में नेपाल पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो नेपाल का सीमा बहुत बड़ा था, सतलज नदी से तीस्ता नदी, इसने हमारा पूरा उत्तराखंड और जो कि गढ़वाल और कुमाऊं है, नीचे तराई रीजन और इधर सिक्किम को कब्जा कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में वॉर हुआ। उस वॉर का नाम था एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है गाइस, पेपर के लिए यूपीएससी में क्वेश्चन आता है इससे। एंग्लो नेपाल वार था, ये 1814 से 1816 तक चला, 1814 से 1816 तक चला ये। इसमें अब देखिए, ब्रिटिशर्स के पास तो न्यू न्यू वेपन्स थे, तो वो जीत गए और गोरखा जो थे वो हार गए। तो यहाँ पर जब हारे तो ब्रिटिशर्स ने एक संधि करी। 1816 में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को बोलते हैं सुगौली ट्रीटी। क्या बोलते हैं उसको? सुगौली ट्रीटी। ये सुगौली ट्रीटी कहाँ पे हुई थी? बिहार के चंपारण में हुई थी। कहाँ हुई थी गाइस? बिहार के चंपारण में हुई थी। इस ट्रीटी के बाद हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को नेपाल ने यहाँ का उत्तराखंड दे दिया, यहाँ का सिक्किम दे दिया और यहाँ का तराई रीजन उनको वापस दे दिया। तो इसके बाद नेपाल की एक नई सीमा तय हुई। उस नई सीमा में देखिए क्या, यहाँ पे क्या था, उत्तराखंड में शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी इंडिया में बोला जाता है, जबकि नेपाल में इसको महाकाली नदी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये मेची नदी, दिस इज अ मेची नदी। तो मेची, यहाँ से महाकाली नदी से मेची नदी तक इसका एक बॉर्डर सेटअप तैयार किया गया। मेची नदी यहाँ पे नेपाल में ही ओरिजिनेट है और यहाँ पे ये बिहार के किशनगंज में महानंदा में जाके मिल जाती है और नीचे त्रिवेणी नदी है, उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा। ठीक है गाइस, तो अब ये आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कि नेपाल का जो नया बॉर्डर था वो कहाँ से कहाँ तक था। उत्तराखंड में ये शारदा नदी है हमारी, जिसको हम महाकाली नदी बोलते हैं, वहाँ पे नेपाल में, और यहाँ पे मेची नदी तक, यानी छोटा सा एक बॉर्डर यहाँ पे नेपाल को मिल गया था आफ्टर एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है, अब गाइस देखिए, ये विवाद आया कहाँ से? ये विवाद तब से आया जब, देखिए, जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नया रास्ता बनाने का प्रयास किया। ठीक है, मेरा एक वीडियो है, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो पहले हम लोग जाते थे सिक्किम से, तो सिक्किम से कैलाश मानसरोवर जाना काफ़ी कठिन था। तो भारत सरकार ने इस रास्ते को आसान करने के लिए इसका रास्ता उत्तराखंड से खोजा। देखिए, इसके दो फायदे थे, क्योंकि एक तो चाइना के साथ कभी भी हमारा युद्ध हो सकता है, तो हम अपनी आर्मी का डिप्लॉयमेंट आसानी से कर सकते हैं चाइना की तरफ। उत्तराखंड के रास्ते यहाँ से जाना हमारे लिए थोड़ा काफ़ी कठिन माना जा रहा था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया ने क्या किया
कि उत्तराखंड में क्या लिपू लेक से होके जाएंगे। वहाँ एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, लिपू लेक से होता हुआ जाता है। ठीक है, अब देखिए तो इंडिया ने क्या करा, काला पानी से लिपू लेक तक एक रोड बनाई, एक क्या तैयार करा, रोड, जिसकी लेंथ थी 80 किलोमीटर। गाइस उसकी लेंथ कितनी थी, 80 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब मैं इसको आपको एक स्लाइड पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये है हमारा, ये है नेपाल, सॉरी ये है नेपाल और ये है हमारा प्यारा भारत, और इसका ये हिस्सा मान लेते हैं उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा गाइस इस चीज़ को। यहाँ से नदी जाती है महाकाली, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज अ महाकाली नदी। ये नदी 3 पार्ट में टूटती है, ये 3 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, तीनों पार्ट में अलग अलग नाम है। ये जो पहला ये पार्ट है इसका नाम है लिम्पियाधुरा। क्या नाम है इसका, लिम्पियाधुरा, जो कि पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये जो बीच वाली नदी है इसको बोलते हैं काला पानी। क्या बोलते हैं गाइस इसको, काला पानी। और ये जो लास्ट नदी है ये है हमारी लिपू लेक। ठीक है, दर्रा जो है हमारा। अब देखिए हुआ क्या, नेपाल कहता है, नेपाल क्या, ये हम नेपाल और ये है हमारा उत्तराखंड और ये है महाकाली नदी। तो नेपाल कहता है जो उसका एरिया चालू होता है वो कहाँ से चालू होगा, मतलब नेपाल में वो कह रहा है लिम्पियाधुरा से ही चालू होगा। कहाँ से चालू होगा, लिम्पियाधुरा से, ये है ना लिम्पियाधुरा, तो यहाँ से ये इसका ये पूरा नेपाल कह रहा है ये हमारा हिस्सा है। लेकिन भारत का कहना है कि यहाँ से लिपू लेक से हमारा एरिया है। ठीक है, तो डिस्प्यूट सिर्फ इतने ही एरिया में है, डिस्प्यूट जो है गाइस वो सिर्फ इतने एरिया में है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड एरिया यही है कि नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा से नेपाल चालू होता है और भारत का कहना है कि लिपू लेक से भारत चालू होता है। तो ओनली जो बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है वो इस ट्राई जंक्शन पे ही जाके ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज दिस बॉर्डर डिस्प्यूट, कहाँ से ये बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। अब इस बात करते हैं कि नेपाल के अंदर इतनी गर्मी आई कैसे, क्यों आज नेपाल इंडिया को आँख दिखा पा रहा है। तो नेपाल में आप जानते हैं इस टाइम जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे भारत में बीजेपी है ना, तो वहाँ पे है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ये समझ लीजिए ये बिल्कुल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरीके है, यानी इनकी जो विचारधारा है, इनका जो सोच समझने का तरीका है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलता जुलता है। और अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। ठीक है, अब देखिए चाइना का आप स्ट्रेटजी जानते हैं, चाइना क्या है, चाइना सबसे ज़्यादा क्या करता है, डेट ट्रैप में फंसाता है सारी कंट्रीज़ को। वो इतना कर्जा दे देगा, इतना कर्जा दे देगा कि अल्टीमेटली जब वो कर्जा वापस मांगने जाएगा तो वो कंट्रीज डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी, और डिफ़ॉल्ट कर जाएंगी तो वो उनसे कहेगा हम आपकी लैंड पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो सारा विवाद चल रहा है ये नेपाल जो है वो चाइना की बात मान रहा है इस टाइम पे करंटली, उसके कारण ये सारा सारा विवाद क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेपाल ये नहीं समझ रहा है कि इंडिया कितना उसको हर टाइम उसको हेल्प करता आया है। अभी करेंटली में 2 लाख SCQ टैबलेट्स इंडिया को प्रोवाइड कराई हैं, सॉरी नेपाल को प्रोवाइड कराई गई हैं। तब भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान आता है कि कोरोना जो है वो भारत से आ रहा है, भारत का कोरोना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अब सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए भारत क्या करे इस टाइम पे, कोरोना से भी भारत लड़ रहा है और पूरी दुनिया लड़ रही है, और नेपाल से भी डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है। तो अब भारत को क्या करना चाहिए, तो पहला तो जो इंडिया के पास ऑप्शन है वो तो यही है कि एक तो वो डेलीगेट लेवल पे अपनी इन बातों को सुलझा ले। डेलीगेट लेवल का मतलब हो गया कि आपसी विचारधारा पे ऑफिसर्स लेवल पे ये सारी चीज़ें सुलझा ली जा सकें। क्योंकि एक बात याद रखिए, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ठीक है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी है, हम युद्ध भी नहीं कर सकते और उसको बदल भी नहीं सकते। तो दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब एक मैं बहुत आपको अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाना चाहता हूँ, इंडिया और क्या कर सकता है। देखिए नेपाल के साथ, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये है नेपाल, ठीक है, इंडिया से यहाँ से ट्रक्स जाते हैं, सारा माल जो सप्लाई होता है वो यहाँ से होता है, और यहाँ पे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री को नेपाल में सामान पहुँचाना है तो 2 रास्ते हैं, या तो चाइना से या तो इंडिया से आएगा, तो 2 रास्ते के थ्रू जाएगा वो। तो
सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम एक ब्रेड का कॉस्ट माने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक ब्रेड का कॉस्ट अगर इंडिया में 10 रुपये है और वो नेपाल ट्रांसपोर्ट करके जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ चाइना से नेपाल में आएगी, यानी वही ब्रेड अगर चाइना से नेपाल में आएगी, तो उसको पूरा घूम के आना पड़ेगा, पूरा घूम के आना पड़ेगा एंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उसकी कॉस्ट लगभग 250 रुपये हो जाएगी। ऐसा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो 2015 में क्या हुआ था गाइज, इसको आप समझिए ध्यान से। 2015 में इंडिया के जो मधेसी लोग होते हैं ना, वो नेपाल में रहते थे। तो वहाँ पे नेपाल उनके ध्यान नहीं रख रहा था, उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहा था, उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा था। तो इन सबको देखते रहते इंडिया ने 2-3 महीने कहा कि देखो हम ये रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही इंडिया ने कहा यह रास्ता हम ब्लॉक कर देते हैं, पूरा नेपाल क्या हो गया, हिल गया। वहाँ के तुरंत प्राइम मिनिस्टर का कमेंट आया कि नहीं, हम वहाँ के मधेसी लोगों का ख्याल रखने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इंडिया इस टाइम सेकंड चीज़ क्या कर सकता है, रास्ता ब्लॉकेज कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं वैश्विक महामारी फैली हुई है, इंडिया ऐसा नहीं करेगा। तो ये दूसरा रास्ता है। और तीसरा रास्ता तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। तो कश्मीर तो छोड़ा नहीं, तो ये नेपाल को कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेपाल कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, क्योंकि ये एक पड़ोसी देश भी है हमारा। दूसरी चीज़, यहाँ के गोरखा जो सैनिक होते हैं वो काफ़ी बलशाली होते हैं, उनका योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और मानिक शाह 2 लोग हुए जो सबसे हाई रैंक पे पहुँचे, और मानिक शाह ने कहा था कि गोरखा सैनिक से अच्छा पहाड़ों पे युद्ध करने वाला कोई सैनिक नहीं हो सकता है। तो भारत के जो जम्मू कश्मीर में जितने भी मोस्टली सैनिक्स लगे हैं वो सब गोरखा सैनिक ही होते हैं, तो उनका योगदान भी हमको नहीं भूलना चाहिए। और नेपाल को भी भारत का योगदान किसी के बहकावे में आके नहीं भूलना चाहिए। तो गाइस, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, स्ट्रैटजीज बता दी कि कैसे इंडिया इस विवाद को डील कर सकता है, इस डिस्प्यूट को डील कर सकता है, और भी आगे क्या अपडेट्स रहेंगे इस टॉपिक पे वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जाके बीआरओ ने जो मानसरोवर के लिए रास्ता बनाया है वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वी प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टू यू। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।